हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू लर्न विद एसपी सर। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे यूपी टेट 2026 की, जिसमें आपके आज की इस क्लास में सीडीपी के टॉप 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एकदम नए प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। समय बहुत कम बचा है, आज 6 जून है, 2-3 तारीख को आपका पेपर भी है, तो अभी जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आपके लिए कम रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। देखिए, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, यहाँ पे मानसिक विकास की बात हो रही है, आपकी ब्रेन डेवलपमेंट की बात हो रही है, ये शरीर से संबंधित नहीं है। अनियमित विकास का नियम ये डेवलपमेंट का नियम है, जो कहता है कि विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बल्कि अलग अलग स्टेजेस में इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। ये भी हमारा फिजिकल डेवलपमेंट से सीधे कनेक्ट नहीं हो रहा है। द्रुतगामी विकास का नियम, हाँ, ये जो है वो हमारा सीधा शारीरिक विकास की बात कर रहा है। द्रुतगामी विकास का मतलब विकास का नियम कहता है कि देखिए, शैशवावस्था में और किशोरावस्था में बालक का जो विकास है, जो शारीरिक विकास है, बहुत तेजी से होता है। शुरुआत में देखते हैं आप, बच्चा 1-1.5 साल में लगभग दौड़ना शुरू कर देता है ना। उसका पूरा अपना मैच्योरिटी उसके अंदर आ जाती है, 1.5 साल में खूब दौड़ना शुरू कर देता है। और फिर बाद में बाल्यावस्था में देखते हैं एक स्टेबिलिटी आ जाती है। फिर किशोरावस्था में आप देखते हैं कि एकदम से बच्चे की लंबाई बढ़ गई, उसमें आवाज में भारीपन आ गया, दाढ़ी मूंछ आ गई, वहां पे हमें एक आकस्मिक परिवर्तन दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये द्रुतगामी विकास का नियम, जहां पे शरीर फिजिकल ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही होती है, बॉडी पार्ट्स बहुत जल्दी डेवलप हो रहे होते हैं, इसे ही द्रुतगामी विकास का नियम, यानी कि द्रुतगामी, बहुत तेजी से विकास यहाँ पे होता है। ये हमारा सीधे तौर पर शारीरिक विकास से संबंधित है। कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, ये शरीर से संबंधित नहीं है। और ये हमारा कल्पना, यानी कि जैसे कि हमारी सोचने की क्षमता, भावनाएं, इमोशंस, ये कह रहा है कि ये सब आपस में जुड़े रहते हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं, लेकिन ये शारीरिक विकास से संबंधित नहीं है। ऑप्शन जो सी है यहाँ पे वो राइट हो जाएगा। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। सी, टीचर को यहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, बच्चे की आवश्यकता के अकॉर्डिंग बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल, अगर कोई बच्चा किसी को कम दिखाई देता है तो उसको आप आगे बैठा लो, जो बच्चा जैसा है उसको उसके हिसाब से बैठने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए। ये तो टीचर का रोल है। शिक्षक को निःशक्त डिसेबल्ड बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये गलत बात है भैया, क्यों नहीं ध्यान दोगे। डिसेबल्ड बच्चों पर तो आप और ज्यादा ध्यान आपको देना चाहिए। शिक्षकों को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, वेरी गुड। शिक्षक को सीखने में जो अक्षम बच्चे हैं, जिनको सीखने में कठिनाई है, समस्या है ना, उनको एक्स्ट्रा टाइम भी देना चाहिए। ठीक है, ये भी बात ठीक है, लेकिन ये टीचर का रोल नहीं है कि आप डिसेबल्ड बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे, यहाँ पे ये शिक्षक की भूमिका नहीं है। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। सिगमंड फ्रायड, आल्पोर्ट, गिलफोर्ड या फिर दोनों ही। कौन हो जाएगा। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे सिगमंड फ्रायड। ठीक है, कौन, सिगमंड फ्रायड। इन्होंने मन के 3 स्तर, कौन कौन से 3 स्तर बताए थे। एक पहला बताया था चेतन, दूसरा बताया था अर्ध चेतन, क्या बताया था, अर्ध चेतन, तीसरा क्या बताया था, अचेतन। ये मन के इन्होंने 3 स्तर बताए थे। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 भाग बताए थे, जिसमें इन्होंने ईद की बात की, इसमें इन्होंने ईगो की बात की, जिसमें इन्होंने सुपर ईगो की बात की। किसने की, सिगमंड फ्रायड ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट है वह राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। जो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, जो अंदर से जो है मोटिवेट होते हैं, जिन्हें बाहर की चीजों की आवश्यकता नहीं, अंदर से उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है, उनकी इच्छा होती है सीखने की। ठीक है, तो जो बच्चा अंदर से मोटिवेटेड होता है, उनको चैलेंज वाले काम में मजा आता है। ठीक है, हमेशा सफल होते हैं, ये बात ठीक नहीं है। देखिए, चाहे कोई विशेष आंतरिक रूप से प्रेरित हो, बाहरी रूप से प्रेरित हो, या हम आप कोई भी हो, हमेशा सफल होते हैं ये जरूरी नहीं है। ठीक है, असफलताएं भी आती हैं, उनको भी फेस करना पड़ता है। वे काम के समय आनंद अनुभव करते हैं, ये बात ठीक है। जो विशेष रूप से आंतरिक बच्चे होते हैं, भले उनके सामने कठिन काम हो, सरल हो, लेकिन वो अपने काम में उन्हें मजा आता है। कठिन कार्य में उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, ये भी ठीक है। अगर उनके सामने कोई कठिन काम आया है, कोई चैलेंज वाला क्वेश्चन आया, फिर भी वो उसमें और ज्यादा
इच्छा शक्ति से काम करते हैं, और ज्यादा ऊर्जा लगाते हैं, और ज्यादा मेहनत करते हैं उस क्वेश्चन के पीछे, और ज्यादा उनको मजा आता है, ठीक है, लेकिन हमेशा सफल होते हैं, ये किसी भी एंगल से ऑप्शन आपका राइट नहीं होगा। ये बच्चों के लिए क्या, हम सभी के लिए कहीं पर भी किसी भी एंगल से राइट नहीं होगा। हमेशा सफल होते हैं, बिल्कुल गलत है, ठीक है। चलिए, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता, यानी कि आपने पहले कोई बात सीख ली है, प्रीवियस नॉलेज आपका है, अब वो काम नहीं आ रहा, आप उसको याद नहीं कर पा रहे हो। जैसे आप कोई परिभाषा बढ़िया से याद करके गए थे और एग्जाम टाइम वो भूल गए, परिभाषा वही पूछ रहा है, आपने पढ़ी भी थी, लेकिन अब एग्जाम टाइम में बैठे हो, एग्जाम हॉल में बैठे हो, परिभाषा याद ही नहीं आ रही है, इसे विस्मृति कहते हैं। सर क्या, आप याद करने में असफल रह गए, याद तो थी, आप बढ़िया याद थी आपको, लेकिन अब मौके पे याद नहीं आ रही है, इसे विस्मृति कहते हैं। सर क्या कहते हैं, विस्मृति कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार, संरचनावादी यानी कि जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जिसमें आपके जीन पियाजे, वाइगोत्स्की आ जाते हैं, उनके सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आंसर आपको जीन पियाजे और वाइगोत्स्की को ध्यान में रख करके करना है। अधिगम आवृत्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अध्ययन है, इसकी बात बिहेवियरिस्ट करेंगे, जैसे पावलोव, स्किनर इसकी बात करेंगे, ठीक, हटा दो। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया, ठीक है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। देखिए, ये स्मरण की प्रक्रिया, संरचनावादी रटने या याद रखने का पुरजोर विरोध करते हैं, ठीक है, रटने, इसमें रटने की बात हो रही है, इसलिए हट जाएगा। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया, ये भी रोट लर्निंग पर फोकस कर रहा है, ये भी हट जाएगा। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा भैया, क्योंकि संरचनावादी कहते हैं कि जो ज्ञान है, बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद एक्टिव होकर के करता है, बच्चा अपने ज्ञान का सक्रिय निर्माता है, ठीक है, वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, बच्चा अपने वातावरण के साथ, समाज के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके खुद सीखता है। ऑप्शन यहाँ पे जो सेकंड है वह राइट हो जाएगा। अपने आसपास के वातावरण, माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, हार्वर्ड गार्डनर या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अपने आसपास के वातावरण, माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे। जीन पियाजे का मानना था कि देखिए, जो हमारी बुद्धि है ये कोई फिक्स्ड नहीं है, बल्कि ये वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की एक प्रक्रिया है। उनके अकॉर्डिंग जैसे जैसे बच्चा अपने आसपास के माहौल, एटमॉस्फेयर के साथ तालमेल बिठाता है, अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धिमत्ता का विकास होता है। इसके लिए उन्होंने एसिमिलेशन और अकोमोडेशन का प्रोसेस भी हमको बताया था, ठीक है, हम लोगों ने समझा भी है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? व्यवहारवाद का जनक जेबी वाटसन को कहा जाता है। इन्होंने ही ये बात कही थी कि मुझे कोई भी बच्चा दे दो, मैं उसे अपनी इच्छा अनुसार डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं। किसका स्टेटमेंट था? जेबी वाटसन का ही था। इन्हें व्यवहारवाद का जनक माना जाता है। निम्न सूची में से बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। वजन, क्या ये गुणात्मक परिवर्तन है? देखिए, वजन गुणात्मक परिवर्तन नहीं है। दृष्टि की बात करें तो दृष्टि जो है कैसे, ये गुणात्मक परिवर्तन है। ये क्या है? ये गुणात्मक परिवर्तन है। कैसे? देखिए, अब यहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको बताते हैं कि दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कितने प्रकार के सर? दो प्रकार के। एक होता है आपका मात्रात्मक। क्या होता है? एक मात्रात्मक होता है, दूसरा गुणात्मक होता है, ठीक है। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। अब ये जो क्वालिटेटिव चेंजेस होता है, ये वो चेंजेस होते हैं जिन्हें सीधे तौर पर मापा या तौला नहीं जा सकता, बल्कि इनसे आपकी योग्यता में सुधार को देखा जाता है। तो दृष्टि मतलब कि जहाँ पे आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये देखने की क्षमता, समझ को बेहतर होना, आपकी देखने की क्षमता कि आप चीज़ों को किस नज़रिए से देख रहे हो, आपकी समझने की दृष्टि, आपकी समझने की क्षमता, है ना, इनमें अगर बेहतर आप हो रहे हैं तो आपके अंदर गुणात्मक परिवर्तन है, क्योंकि ये बच्चे की कार्यक्षमता और अनुभव से जुड़ा होता है। बाकी वजन की बात करें तो इसे आप किलो में, 2 किलो, 4 किलो में माप सकते हैं कि आप कितने किलो के हो गए। बालों की लंबाई को मापा जा सकता है, दांत गिने जा सकते हैं। ये सब क्या है? ये मात्रात्मक है, लेकिन दृष्टि आपका गुणात्मक है। निम्न में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है? कौन सी जो किशोरों की प्रमुख चुनौती नहीं है? देखिए, अपराध। अपराध क्या है भैया? ये जो है, इस जो किशोर होते हैं आपके, किशोरावस्था में बालक जो है 12 से 18 साल का, वो अपराध की तरफ बढ़ जाता
है ना। इस उम्र में बच्चे जोश में गलत लोगों के साथ में आकर के अक्सर जो है गलत काम कर बैठते हैं, लड़ाई झगड़ा, ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। ठीक है, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं, ठीक है, खूब शराब सिगरेट पीने लग जाते हैं, ये भी उनके लिए एक समस्या है, चुनौती है। आहार ग्रहण संबंधी विकार, देखिए आहार संबंधी ग्रहण संबंधी विकार का मतलब यहाँ पे है कि किशोरावस्था में बालक सोचता है यार अगर वो कमज़ोर है तो अपनी बॉडी बनाना चाहता है, यदि मोटा है थोड़ा तो अपने आप को स्लिम दिखाना चाहता है, अपने लुक के चक्कर में क्या करता है वो आहार ग्रहण संबंधी विकार, उल्टी सीधे चीज़ें खाने लग जाएगा, है ना। या तो पतला होने के चक्कर में खाना ही छोड़ देगा, या फिर मोटा होने के चक्कर में दुनिया भर की दवाइयाँ डिब्बे ये सब खाना शुरू कर देगा, ये भी उनकी एक कमी है। ठीक है, असुरक्षा एवं निर्भरता, ये क्या है, ये उनके लिए चुनौती नहीं है। निर्भरता की बात करें, निर्भरता का मतलब होता है दूसरों पर टिके रहना, जैसे छोटे बच्चे हर काम के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहते हैं, लेकिन जब किशोर टीनेजर होता है वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वो खुद को आज़ाद महसूस करना चाहता है, अपने फैसले खुद लेना चाहता है, खुद के कपड़े चुनना, अकेले बाहर घूमना, उनके कोई रोके टोके नहीं। निर्भरता उनकी समस्या नहीं, बल्कि वो तो निर्भरता से पीछा छुड़ाकर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। इसलिए जो ऑप्शन डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्रेरणा के बाद आना चाहिए, क्या आना चाहिए भाई, प्रेरणा के बाद क्या आना चाहिए, इनाम, फटकार, ज्ञान या फिर प्रोत्साहन। तो प्रेरणा के बाद प्रोत्साहन आना चाहिए सर, क्या आना चाहिए, प्रोत्साहन। देखिए सीखने की प्रक्रिया में जो प्रेरणा है, प्रेरणा और प्रोत्साहन ये एक ही चक्र की तरह काम करते हैं। जब बालक किसी काम को करने के लिए अंदर से मोटिवेटेड होता है तो उस काम की शुरुआत करता है, काम शुरू करने या पूरा करने के बाद जब उसे दूसरों से इंकरेजमेंट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, तो उसका मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाता है, इससे वो अपना फ्यूचर में और बेहतर करने का प्रयास करता है। इसलिए प्रोत्साहन यहाँ पे आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यवहार का संवेगात्मक पहलू निम्न में से किससे संबंधित है। जो संवेगात्मक पहलू है किससे संबंधित है भैया, संज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से या फिर मनोवैज्ञानिक पक्ष से। यह आपका है सीखने के भावात्मक पक्ष से। बात किसकी हो रही है, यहाँ पे संवेगात्मक पहलू की बात हो रही है। आपको पता है कि ब्लूम का जो शैक्षिक उद्देश्य, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, उसके अकॉर्डिंग सीखने के 3 प्रमुख डोमेन दिए गए थे। ठीक है, भावात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। ओके, अब यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है आपका सीखने के भावात्मक पक्ष से, क्योंकि संवेग जो इमोशंस हैं हमारे इमोशंस, भावनाएं, हमारा इंटरेस्ट, हमारा मोटिवेशन, चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण, ये व्यवहार का संवेगात्मक पहलू पूरी तरह से भावात्मक पक्ष के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसलिए संवेगात्मक जो है वो भावात्मक के साथ में चला जाएगा। ठीक है, बाकी आपका जैसे संज्ञानात्मक पक्ष है तो ये हमारे ज्ञान, हमारी बुद्धि, मानसिक क्षमता, सोचने समझने, समस्या समाधान की प्रक्रिया से संबंधित है। ठीक है, क्रियात्मक पक्ष की बात करें तो ये हमारे जैसे जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, स्किल्स हो गई, है ना, उनसे संबंधित है। मनोवैज्ञानिक पक्ष से तो इसका इन्होंने बात की नहीं है, 3 ही मुख्य पक्ष दिए हैं। प्रश्न के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, अधिगम, विचारण, अनुभूति या फिर प्रेरणा। क्या कहा जाता है, तो इसको अधिगम कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिगम कहा जाता है। जब आप देखिए कहता है अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार, जब आप अपने जो जीवन के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं या अभ्यास से अपने काम करने के तरीके या आदत में कोई ऐसा बदलाव लाते हैं जो हमेशा लंबे समय के लिए स्थायी रूप से टिक जाता है, तो उस बदलाव को क्या कहा जाता है, उसको अधिगम कहा जाता है। ठीक है, स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है, अधिगम कहते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है, चलो बताओ कौन सा वक्र नहीं है, नतोदर, मिश्रित, लंबवत या फिर उन्नतोदर, उत्तल, कौन सा नहीं है, तो इसमें जो है यहाँ पे आपका लंबवत, ये अधिगम का वक्र नहीं है। अधिगम का वक्र जिसको हम लर्निंग कर्व कहते हैं, वो ये दिखाता है कि समय या अभ्यास के साथ हमारी जो सीखने की गति है उसमें क्या बदलाव आ रहा है। और मुख्य रूप से 4 प्रकार के अधिगम वक्र होते हैं। एक होता है आपका नतोदर, जिसको हम कॉनकेव या फिर पॉजिटिव एक्सेलरेशन कर्व कहते हैं।
इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी होती है, बाद में तेज हो जाती है। ठीक है, सेकंड पे आता है ये उन्नतोत्तर, जिसको हम कॉन्वेक्स या फिर निगेटिव एक्सीलरेशन कर्व कहते हैं। इसमें शुरू में सीखने की गति तेज होती है, बाद में धीमी हो जाती है। 3 नंबर पे आता है आपका मिश्रित, ओके, मिक्स्ड। इसमें सीखने की गति कभी तेज तो कभी धीमी होती है। कुल मिलाकर के ये हमारा उन्नतोदर और नतोदर का मिला जुला रूप होता है मिश्रित। फिर 4 नंबर पे आता है सरल रेखीय वक्र, जिसको स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं। कौन सा आता है? 4 नंबर पे जो आता है उसे कहते हैं सरल रेखीय वक्र। ठीक है, इसमें सीखने की गति हमेशा एक समान रहती है, लेकिन यहाँ पे जो लंबवत है ये अधिगम का वक्र नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। अभिलेखित वाचिक अधिगम और स्मृति पर किए गए प्रारंभिक अध्ययन किसके द्वारा दिए गए हैं? ये दिए गए हैं एबिंगहॉस के द्वारा। किसके द्वारा? हर्मन एबिंगहॉस के द्वारा दिए गए हैं। कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना क्या होता है? कोहलर और कोफ्का मानते हैं कि सीखना सीज द्वारा होता है। कोहलर ने जो अपनी थ्योरी दी थी इनसाइट लर्निंग थ्योरी, ठीक है, उसमें इन्होंने कहा कि बच्चा सूझ द्वारा अचानक आपके अंदर कोई आइडिया आएगा, प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। ओके, अब प्रयास और अभ्यास द्वारा थॉर्नडाइक का जो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, उसमें इन्होंने यही बताया है। ऐसा नहीं होता जैसे कभी कभी हम लोग कोई समस्या है, हमारे सामने कोई सवाल है या ओरली कोई जनरली कोई समस्या है और हम लोग उस पर घंटा भर से लगे हैं, नहीं सॉल्व हो रही, और अचानक से दिमाग में आइडिया आता, अरे यार इसका सोल्यूशन ये होगा, ये समस्या ऐसे हल हो जाएगी। अचानक से दिमाग में कोई आइडिया आता है, तो इसकी बात कोहलर करते हैं इनसाइट थ्योरी की। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था, चिंपैंजी पर प्रयोग किया था, जिसका नाम था सुल्तान। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम की बच्चा सेंटर में है, उसमें अध्यापक महत्वपूर्ण है नहीं, विषय वस्तु इंपॉर्टेंट नहीं है, वातावरण इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चा इंपॉर्टेंट है। सर कौन इंपॉर्टेंट है इसमें? इसमें बालक जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्यों? यहाँ पे बालक की रुचि, क्षमता, योग्यता, आवश्यकता को ध्यान में रख करके शिक्षण किया जाता है। अधिगम एक प्रविधि है, काहे की? तथ्यों को याद करने की? नहीं, अधिगम याद नहीं किया जाता। पाठ्यपुस्तक में दिए गए विषय को याद नहीं करेंगे हम, अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की। ठीक है, ये क्या है? अधिगम की एक प्रविधि है। जब कोई बालक, कोई व्यक्ति किसी नई सिचुएशन, कंडीशन या नई परिस्थिति का अनुभव करता है तो वो अपने प्रीवियस नॉलेज और उस एक्सपीरियंस के आधार पर नई समझ या अर्थ का निर्माण करता है। इसे कहते हैं अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। अपने एक्सपीरियंस से अपने अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण किया, उसके अर्थ को समझा। मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक है ओसबॉर्न। कौन है? ओसबॉर्न। समकालीन सिद्धांत बचपन को क्या मानते हैं? देखिए, जो समकालीन सिद्धांत हैं ये बचपन को क्या मानते हैं कि जो बचपन है वह एक सामाजिक संरचना है। कैसी संरचना है? एक सामाजिक संरचना है। सर कैसे? देखिए, सामाजिक संरचना, इसका मतलब है कि बचपन का अनुभव सभी बच्चों के लिए एक जैसा नहीं होता, सार्वभौमिक नहीं होता है। अलग अलग समाज, संस्कृति या उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसमें पलने वाले बच्चों के लिए बचपन का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे एक अमीर परिवार के बच्चे का बचपन और एक गरीब परिवार के बच्चे का बचपन पूरी तरह अलग होता है। ठीक है, अब इसमें एक अमीर घर का बच्चा है जो 30, 32, 35 साल तक कमाने नहीं जानता, एक गरीब घर का बच्चा है जो 10-12 साल में घर की जिम्मेदारियां उठा लेता है, तो दोनों के बचपन में ज़मीन आसमान का अंतर आ जाता है। ठीक है, तो इस पर हमारी समाज, संस्कृति, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए इसको सामाजिक संस्कृति माना गया है। ठीक है, सभी संस्कृतियों में पवित्र काल ये एक आदर्शवादी दृष्टिकोण है, लेकिन ये व्यवहारिक जो है या वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है, इसको छोड़ो। बहुत अधिक तनाव और चिंता काल ये किशोरावस्था की विशेषता है। किशोरावस्था तक का विकास काल, देखिए बचपन केवल किशोरावस्था तक के विकास का काल नहीं है, विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती, गर्भ से मृत्यु तक, वूम्ब टू टॉम्ब जाती है। इसलिए यहाँ पे बस फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वहाँ राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है? केस स्टडी मेथड, आत्मनिरीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि या फिर प्रयोगात्मक विधि। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जिन्हें विशेष ज़रूरत होती है,
उनके लिए केस स्टडी विधि सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, इस विधि में होता क्या है, इसमें जो भी विशेष बालक है उसका गहराई से और बहुत डेप्थ में अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे देखा जाता है बच्चे का पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा है, बच्चे को शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, सामाजिक वातावरण कैसा है ना, और उसका पास्ट कैसा रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारियाँ जुटाई जाती हैं और फिर उसका सही उपचार किया जाता है। इसीलिए केस स्टडी मेथड विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? मानसिक विमंदित पद यानी कि जो मानसिक विमंदित शब्द है इसकी जगह पे एक नया शब्द लाया गया और वो है बौद्धिक अयोग्यता। ठीक है, इसको जो है कि हटा दिया गया, मानसिक विमंदिता पद इसको हटा करके इसकी जगह पे बौद्धिक अयोग्यता या फिर बौद्धिक अक्षमता शब्द का प्रयोग किया गया। सिंपल सी बात है, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि की 3 श्रेणियां निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं बुद्धि की इसमें 3 श्रेणियां? देखिए, इसमें बुद्धि की 3 श्रेणियां आती हैं आपकी, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और मूर्त बुद्धि। ये थॉर्नडाइक ने दी थी। कैसे? देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि की 3 श्रेणियां हैं। एक तो कॉन्क्रीट या मैकेनिकल इंटेलिजेंस जिसको हम मूर्त बुद्धि कहते हैं, दूसरा अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, तीसरी सामाजिक बुद्धि जिसको हम सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं। जो मूर्त बुद्धि है इसे क्या कहते हैं? यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। ठीक है, भौतिक वस्तुओं और मशीनों को समझने, उनका उपयोग करने की क्षमता, इसमें आपके जैसे इंजीनियर हो गए, मैकेनिक हो गए, कारीगर हो गए, ये सब आ जाते हैं आपके मूर्त बुद्धि में। इनके अंदर जो मैकेनिकल इंटेलिजेंस बहुत होती है, चीज़ों को खोलना जोड़ना, है ना, इनको बहुत अच्छे से वो समझते हैं, मशीनों को बहुत अच्छे से समझते हैं। फिर सेकंड नंबर पे इन्होंने बताया अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। ठीक है, शब्दों, प्रतीकों, विचारों, सूत्रों और मानसिक समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। ऐसे लोग मैथ्स में अच्छे होते हैं, इमेजिनेशन पावर इनकी बहुत अच्छी होती है। साइंटिफिक हो गए, कवि जो होते हैं उनके अंदर भी एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस पाई जाती है, जो अपने दिमाग में ही कहानी सोच करके, कविताएं सोच करके और लिख देते हैं, है ना। ऐसे ऐसे नदी, पहाड़, झरने, ये सब चीज़ें अपने दिमाग में उसका इमेज बना करके कविता बना देते हैं। दार्शनिक हो गए, उनके अंदर भी ये बुद्धि पाई जाती है। ओके, सामाजिक सोशल इंटेलिजेंस, समाज के अन्य लोगों को समझने, उनके साथ बेहतर संबंध बनाने और सामंजस्य बिठाने की ये क्षमता होती है कि आप सामने वाले को कितना बेहतर समझते हो। जैसे इसमें आपके नेता आते हैं। नेता क्या होते हैं? जहाँ पे जैसी ऑडियंस देखते हैं, जैसी कंडीशन सिचुएशन देखते हैं, उसके हिसाब से अपनी बातों को, अपनी भाषण को बदल लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो, नेता जो सामने वाले को फटाक से समझ लेते हैं, ये नेताओं के अंदर, और जो पत्रकार होते हैं उनके अंदर भी ये बुद्धि पाई जाती है। ओके, तो ये जो थॉर्नडाइक हैं उनके अनुसार बुद्धि की 3 श्रेणियां हैं, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि। आगे बढ़िए, बहुकारक बुद्धि के प्रतिपादक कौन थे? बहुकारक जिसको हम मल्टीफैक्टर थ्योरी कहते हैं, इसके प्रतिपादक थे आपके, अच्छा इसमें ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, इसके प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक। कौन थे? थॉर्नडाइक। कौन थे? थॉर्नडाइक। ठीक है, जीन पियाजे की बात करें, इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। और जो एल्फ्रेड बिने हैं, इन्होंने बुद्धि का एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी की बात की है, और जो एल्फ्रेड बिने, इन्हें बुद्धि परीक्षण का जनक भी माना जाता है। हावर्ड गार्डनर की बात करें तो इन्होंने क्या किया है? हावर्ड गार्डनर जो है, इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दी है। इन्होंने जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है, जिसमें इन्होंने बताया पहले 7, फिर 8 और अब 9 प्रकार की बुद्धियों को बताया है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यदि थॉर्नडाइक होता तब राइट हो जाता। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में काले और सफ़ेद कार्ड कितने होते हैं भैया? काले और सफ़ेद कार्ड्स में 5 होते हैं। ठीक है, काले और सफ़ेद, ये कार्ड पूरी तरह से केवल काले, सफ़ेद और भूरे यानी ग्रे रंगों की, ग्रे कलर के होते हैं। सिंपल सी बात है। अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण क्या है? देखिएगा, समझिए। सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण जो है, यह नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। देखिए, अधिगम, लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया में जो मोटिवेशन है, एक कह सकते हैं उत्प्रेरक की तरह काम करता है, एक ईंधन की तरह काम करता है। जैसे स्किनर ने कहा था कि अभिप्रेरणा सीखने का राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, तो ये अभिप्रेरणा क्या करता है? रुचि का सृजन करता है। जब कोई नया बालक किसी चीज़ को सीखने की शुरुआत करता है तो मोटिवेशन उसके अंदर उस काम के प्रति जिज्ञासा और इंटरेस्ट पैदा करती है।
तो देखिए मोटिवेशन चाहे हमारा इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो, दोनों ही प्रभावी ढंग से अगर आप बेहतर ढंग से सीखना चाहते हो तो मोटिवेशन तो चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, कहता है जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। ये बात यहाँ पे बिल्कुल ही सत्य है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए थे, 5 गौण नियम दिए थे। 3 जो मुख्य नियम थे उसमें आपका एक तो प्रभाव का नियम था, ठीक है, जिसको हम लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। दूसरा तत्परता का नियम, जिसको हम तैयारी का नियम भी कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस। तीसरा इन्होंने अभ्यास का नियम दिया था, जिसको हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक जो है इन्होंने प्रभाव का नियम दिया था। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, बताइए कौन सा? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, या फिर परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ठीक है। ये जो अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है ये अधिगम यानी कि सीखना का सिद्धांत है, जिसे पावलोव ने दिया था। इसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। ये विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों ही हमारे ये विकास के सिद्धांत है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित हम कभी नहीं करेंगे, डिस्करेज कभी नहीं करेंगे। उनको प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, रोकेंगे भी नहीं, अनुमति नहीं देनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हम उनको अनुमति नहीं देंगे, हम प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे। बेटा प्रश्न पूछो, अगर कहीं पे कोई दिक्कत है खड़े होकर पूछो, है ना। निम्न में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, व्यवहार रूपांतरण तकनीकी। तो कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? वो है आपका त्रुटियों के माध्यम से सीखना। ये स्किनर के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, ये थॉर्नडाइक का जो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो ये मानता है कि बार बार प्रयास करके और गलतियों को सुधारते हुए ही सीखा जा सकता है। तो ये आपका इसकी बात थॉर्नडाइक करते हैं सर। कौन? थॉर्नडाइक करते हैं, ठीक है। स्किनर इसकी बात नहीं करते। अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, हाँ इसकी बात स्किनर ही करते हैं। इसकी बात कौन करते हैं? स्किनर। व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, ये भी देखिए, ये जो प्रणाली है ये व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, ये प्रणाली हर छात्र को उसकी व्यक्तिगत क्षमता और गति के अनुसार स्वतंत्र रूप से सीखने का पूरा मौका देती है। व्यवहार रूपांतरण तकनीकी, स्किनर का जो उन्होंने रिइंफोर्समेंट की बात की, जब बच्चा अच्छा काम करे तो उसे इनाम दो, है ना, और यदि गलत काम करता है तो उसे आप सजा भी दे सकते हो, तो जिससे उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, इसकी बात भी स्किनर करते हैं। हालांकि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? तो अपने समकक्षी वर्ग के सदस्य कहाँ बनेंगे बच्चे? किशोरावस्था में। हालांकि उनके वो ग्रुप में कब आ जाते हैं? बाल्यावस्था में। ग्रुप में तो बाल्यावस्था में ही आ जाते हैं, इसीलिए तो बाल्यावस्था को गैंग एज भी कहा गया है। लेकिन सक्रिय सदस्य बनने की अगर बात कर दे तो आप किशोरावस्था के साथ में चले जाएंगे। देखिए अगर प्रश्न पूछे कि टोली या ग्रुप बनाना कब शुरू करते हैं तो बाल्यावस्था में। अगर पूछ ले सक्रिय सदस्य एक्टिव मेंबर बच्चा कब बनता है तो फिर किशोरावस्था में, ठीक है। हालांकि यहाँ पे सक्रिय सदस्य ही पूछ रहा है तो हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में चले जाएंगे। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को आद्योपांत अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? आद्योपांत मतलब शुरू से अंत तक, आद्योपांत मतलब शुरू से अंत तक अध्ययन करना चाहिए। बालक को एक पुस्तक माना है भैया। देखिए रूसो ने माना, ये बात किसकी है? ये रूसो की है। रूसो का मानना था कि एक शिक्षक तब तक सही ढंग से नहीं पढ़ा सकता जब तक वो बच्चे के उसका इंटरेस्ट, उसकी रुचि, क्षमता, योग्यता, उसकी नेचर को पूरी तरह से यानी शुरुआत से अंत तक ना समझ ले। इसीलिए उन्होंने कहा कि बालक एक ऐसी पुस्तक के समान है जिसे शिक्षक को बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट किसका है आपका? ये रूसो का स्टेटमेंट है। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है? सृजनात्मक चिंतन की जो प्रथम अवस्था है वो आयोजन कहलाती है सर। क्या? आयोजन, यानी कि तैयारी जिसको कहते हैं, ये प्रथम अवस्था होती है। यहाँ पे देखिए लिखा है सृजनात्मक चिंतन की 4 अवस्थाएं होती हैं, ग्राहम वेल ने दी हैं। पहला है आयोजन या तैयारी, दूसरा है जो है कि उद्भवन या फिर अंतर्निहितता, जिसको हम इंक्यूबेशन कहते हैं। तीसरी हमारी प्रबोधन प्रदीप्ति है, ठीक है, जिसको हम इल्यूमिनेशन कहते हैं। चौथा हमारा संशोधन या फिर सत्यापन है।
इतनी बात कर ले। यहीं पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि पहली अवस्था क्या है, पहली अवस्था आयोजन है। इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ पे समस्या को समझा जाता है। पहली अवस्था, इसमें व्यक्ति समस्या को समझने के लिए उससे संबंधित जो भी जानकारी है, जो भी फैक्ट्स हैं, जो मटेरियल है, उनको इकट्ठा करता है। जैसे अगर आपको कोई प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि यार इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता रहेगी, चार्ट पेपर चाहिए या थर्माकोल चाहिए, है ना, इसके लिए क्या क्या और चीज़ें क्या क्या हुई हैं, तो वो सब आप यहाँ पे इकट्ठा करते हैं। फिर क्या करते हैं, आप समस्या पर सचेत रूप से सोचना बंद कर देते हैं। फिर वहाँ पे आप एक्टिवली नहीं सोचते, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, टहलते समय या आराम करते समय फिर आपके अंदर वो विचार आते रहते हैं। तीसरे स्टेप में क्या होता है, दिमाग में अचानक से समस्या का अनोखा समाधान या नया विचार आ जाता है। यूं, अरे यार ये इसका प्रॉब्लम होगा, ये प्रोजेक्ट मेरा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अचानक मोमेंट यहाँ पे आ जाता है, एक क्षण में समाधान आपके अंदर आ जाता है। फिर आप उसका क्या करते हैं, सत्यापन करते हैं। ठीक है, ये लास्ट स्टेज होती है। इसमें व्यक्ति जो भी समाधान आए हैं उसको चेक करता है। ठीक है, उत्पन्न हुए समाधान की जांच करना कि वो कितना व्यवहारिक, सही और उपयोगी है। जैसे समाधान को परखना और आवश्यक फिर उसमें सुधार करना, ये लास्ट स्टेज होती है। तो कुल मिलाकर के अगर सृजनात्मक चिंतन की पहली अवस्था या दूसरी अवस्था पूछे तो इसमें पहले आयोजन या तैयारी आ जाएगा, दूसरा आपका जो है इंक्यूबेशन आ जाएगा, तीसरा एलिमिनेशन आ जाएगा, चौथा आपका वेरिफिकेशन आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन कहता है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की सेकंड स्टेज कौन सी। तो भैया संज्ञानात्मक विकास की जो सेकंड स्टेज है वो है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 साल की अवस्था। ठीक है, और पियाजे की जो 4 अवस्थाएं हैं उसमें पहली है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष की, दूसरी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष का बच्चा होता है यहाँ से खूब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 साल का बच्चा होता है, जहाँ पे उसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन आ जाता है, तार्किक सोच का यहाँ बच्चा उपयोग लगभग करने लगता है। फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है 2 से 7 वर्ष, यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे इसकी कई विशेषताएं होती हैं। पहले तो बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, केवल अपने ही दृष्टिकोण को समझता है, दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होती है। उसे लगता है अगर मुझे ये डॉल पसंद है, दुनिया भर को ये डॉल पसंद ही होगी। दूसरी बात, उसके अंदर जीववाद होता है, हर निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेता है। बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट आ जाता है, मोबाइल फोन को गाड़ी समझ करके चलाने लग जाएगा, है ना, लकड़ी या डंडे को एज ए तलवार यूज करने लग जाएगा। ठीक है, खाली कप लेकर के चाय पीने का नाटक करेगा। ये सब विशेषताएं कहाँ पे आती हैं, 2 से 7 वर्ष में आती हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है, देखिए, अभियोग्यता का विकास। संज्ञानात्मक विकास मतलब अभियोग्यता का विकास। ठीक है, अभियोग्यता मतलब एबिलिटी, कैपेबिलिटी। इसका अर्थ क्या है, व्यक्ति की मानसिक और बौद्धिक क्षमताएं, जैसे सोचना, समझना, तर्क करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, याद रखना, डिसीजंस लेना, ये सब संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत इन्हीं मानसिक अभियोग्यताओं का एक सीक्वेंस में डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास कहाँ पे होता है भैया, ये आपका 11 वर्ष की आयु में होता है। कहाँ पे, 11 से 15 वर्ष की जो आयु है वहाँ पे बालकों में तर्क, रीजनिंग, क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन पावर का पूर्ण तरीके से डेवलपमेंट है वो 11 वर्ष की अवस्था में आ जाता है। ठीक है, जो जीन पियाजे का अभी मैंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया, 11 वर्ष की आयु जो औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, वहां पे बच्चे के अंदर तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति आ जाती है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा अब्स्ट्रैक्ट यानी कि अमूर्त चीजों के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। यहाँ पे वो सिर्फ चीजों को देखता नहीं है बल्कि उनका बारीकी से ऑब्जर्वेशन करता है। कोई घटना हुई, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जानने के लिए उसको उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है। अनौपचारिक शिक्षा यानी कि जिसका कोई समय, स्थान कुछ भी निश्चित नहीं होता। ठीक है, औपचारिक वो होती है जो हमें विद्यालय में मिलती है, अनौपचारिक जो हम दुनिया भर से कहीं से भी प्राप्त कर लेते हैं। अनौपचारिक, देखिए, अभिभावकों द्वारा दी गई शिक्षा, ये अनौपचारिक शिक्षा होती है। ये हम हर समय, कभी किसी भी समय हम प्राप्त करते रहते हैं। कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा, ये औपचारिक शिक्षा है। ये क्या है, ये औपचारिक शिक्षा का समय, स्थान, सिलेबस सब कुछ निश्चित होता है। अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है ये वाला। मित्र या समूह द्वारा दी गई शिक्षा, ये भी अनौपचारिक में आती है। पड़ोसियों द्वारा दी गई शिक्षा अनौपचारिक में आती है। लेकिन कक्षा शिक्षण में दी जाने वाली शिक्षा ये औपचारिक के अंतर्गत आती है, अनौपचारिक नहीं है। यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ किस ग्रंथि का होता है। यौन परिपक्वता में पीयूष ग्रंथि का बहुत महत्वपूर्ण हाथ होता है, जिसको हम
पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, जो हमारे अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी या प्यूबर्टी का जो प्रोसेस है उसको शुरू करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये जो उपवृक्क ग्रंथि होती है इसको हम एड्रीनल ग्लैंड भी कहते हैं। ये किडनी के ऊपर होती है और मुख्य रूप से स्ट्रेस को कंट्रोल करने वाले जो एड्रेनेलिन हार्मोन उसका उत्पादन करती है। गल ग्रंथि थायराइड ग्लैंड ये गले में होती है। ठीक है, और उपगल ग्रंथि पैराथायरॉयड ग्लैंड ये शरीर में कैल्शियम और फास्फेट के लेवल को बनाए रखती है। हालांकि प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है? देखिए, अभ्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम या फिर अभिप्रेरणा, ये कहते हैं अभ्यस्तता। ठीक है, जब किसी उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस को बार बार या निरंतर प्रस्तुत किया जाता है तो उसके प्रति रिस्पॉन्स धीरे धीरे कम होने लगता है। व्यवहार में होने वाले इस अस्थायी परिवर्तन को हम हैबिचुएशन कहते हैं। मान लीजिए आपके रूम में आपने एक घड़ी लगाई है। ठीक है, दीवार पर एक घड़ी लगाई है, अब उसमें टिक टिक की आवाज़ आती है तो आप लगाओगे घड़ी, फिर देखोगे यार ये तो बड़ा समस्या है, तो टिक टिक कर रही है, ये फिर आप 1-2 दिन आपको बड़ा वो परेशान करेगी, वो आवाज़ जो है वो आपको सुनाई देगी, आप बड़ा परेशान होंगे। फिर क्या होगा, 1, 2, 3, 4 दिन बाद धीरे धीरे आप उसके क्या हो जाएंगे, आप उसकी आदत हो जाएगी आपको, फिर आप कोई भी काम करेंगे हालांकि वो घड़ी टिक टिक कर रही है लेकिन आपको सुनाई नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि अब आपको आदत हो गई, अभ्यास हो गया है, अब वहां तक माइंड जाता ही नहीं है। वो क्या है, वो अभ्यस्तता है। यहाँ पे निरंतर उद्दीपन दिया गया घड़ी के माध्यम से। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, आपको हैबिट हो गई, अभ्यस्तता, यह अस्थायी परिवर्तन होता है। गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? जो गोलमैन है वो हमारा संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। अपने और ये संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होती है, अपने और दूसरों के संवेगों को पहचानना, समझना, है ना, और अपनी बुद्धि का उचित उपयोग करने की क्षमता इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो है वो अधिगम होता है। ठीक है, जिसमें एक रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस आ जाता है, उसको हम अधिगम कहते हैं। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, यानी कि अवलोकनीय ऑब्जर्वेशन पर आधारित है, सीखने के डैश सिद्धांत से संबंधित है। वो सीखने के किस सिद्धांत से संबंधित है? ये सीखने के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम यानी सीखना केवल वही है जिसे बाहर से देखा और मापा जा सकता है। ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। कौन सी तथ्योक्ति गेस्टाल्ट सिद्धांत पर आधारित है? गेस्टाल्ट सिद्धांत, गेस्टाल्ट आपको बताते चले क्या है, ये एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्र यानी कि होल, पूर्ण आकार। ठीक है, इसमें आपके वर्दीमार, कोहलर, कोफका आ जाते हैं। उनका मानना है कि हमारे यानी कि मानव का जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो किसी भी चीज़ को पहले होल तरीके से, पहले उसको संपूर्ण तरीके से देखता है। ठीक है, बाद में उसके पार्ट्स पर ध्यान जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई कार आ रही है तो गेस्टाल्टवाद कहता है कि बच्चा पहले कार को देखेगा कि हाँ कार आ रही है, ये नहीं कि वो शुरुआत में ही उस कार का कलर पर ध्यान दे, उसके शीशे कैसे हैं, उसके पहिए कैसे हैं, खिड़की हैंडल कैसा है, उन सब चीज़ों पर ध्यान बाद में जाएगा, पहले उसको समग्र रूप में देखेगा। ठीक है, तो ये जो है संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ने पर आधारित है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे उदाहरण है आपका पेड़ का। बालक को जैसे पहले संपूर्ण पूरा पेड़ आप दिखाएंगे, बालक को पहले पूरा पेड़ दिखाया या समझाया जाता कि बेटा ये पेड़ है, ये आम का पेड़ है, समझ रहे हो, इसमें आम का फल लगता है। ठीक है, फिर आपने दिखाया, अब इस पेड़ के बारीक, फिर पेड़ के अलग अलग भागों का अध्ययन कराया जाता है। बेटा ये पेड़ में ये पत्ती होती है, ये तना होता है, ये जड़ होती है, ये इसकी शाखा होती है। अब आप पेड़ के पार्ट्स पर जाएंगे, फिर क्या करेंगे, इन सभी भागों को मिलाकर फिर से संपूर्ण पेड़ को समझाया जाता है। पत्ती यहाँ पे होती है, शाखाएं यहाँ पे होती हैं, तना ये होता है, ये जड़ होता है। अब बालक इन भागों को मिला करके फिर से पूरे पेड़ को बेहतर ढंग से समझ पाता है। ये गेस्टाल्टवाद है कि पहले संपूर्ण चीज, फिर उसके पार्ट्स पर जाएंगे, फिर पार्ट और संपूर्ण चीज को एक साथ आप समझाएंगे। अगला क्वेश्चन, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा कब होगा? शिक्षक एकाधिकारवादी होगा। बिल्कुल, जब शिक्षक केवल अपनी बात थोपता है, छात्रों को
प्रश्न पूछने का मौका नहीं दे रहे हो, उनके साथ कोई डिस्कशन डिबेट्स नहीं, उनको बिल्कुल डाउट्स क्लियर करने का मौका नहीं है ना, सिर्फ अपनी बात थोपते जा रहे हो, तो ये कोई इफेक्टिव इसमें यानी कि आपकी टीचिंग प्रभावशाली नहीं होगी। विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, बस चुपचाप बैठ के मूक दर्शक बने रहेंगे, ठीक है, ये अधिगम नहीं होगा। केवल लिखने पर बल है, बस आए और अपना लिखवा करके निकल लिए, है ना, बस रटवा दो, कॉपी लिखवा दो, नोट्स बनवा दो, बात खत्म। दैट इज नॉट गुड। यहाँ पे इस तरीके से आपका शिक्षण प्रभावशाली नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम क्या है? जो 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे होते हैं, ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, रटने की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं है, ध्यान कक्ष में ध्यान पूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, पाठ्यपुस्तक सिर्फ सुनेंगे नहीं बच्चे, पाठ्यपुस्तक का अध्ययन करें, सिर्फ किताब ना पढ़ाओ, सिंपल सी बात है, ज्ञान निर्माण की एक प्रक्रिया है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे अपने पर्यावरण को समझने के लिए बहुत जिज्ञासु होते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को समझने के लिए जिज्ञासु होते हैं, वे चीज़ों को छू करके, उनका प्रयोग करके, है ना, उनके साथ एक्टिविटी करके सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। इसलिए इस आयु में अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया ही माना जाता है। सिर्फ सुनेंगे नहीं, सिर्फ अध्ययन नहीं करेंगे, किताब से काम नहीं चलेगा सर। शिक्षण की कौन सी विधि ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? तो वो होगी हमारी समस्या समाधान विधि, ठीक है, क्योंकि इसमें विद्यार्थी केवल जानकारी को याद नहीं करता बल्कि ज्ञान का उपयोग करके समस्या का समाधान ढूंढता है, ठीक है। मान लीजिए अब कैसे समस्या समाधान विधि जो है वो ज्ञान के अधिकतम प्रयोग को कैसे प्रोत्साहित करती है। मान लीजिए आपने एक बच्चे से प्रश्न पूछा कि गांव में पानी की कमी कैसे दूर की जाए। अब समस्या समाधान विधि में बालक क्या करेगा? समस्या को समझता है, उसके पीछे के रीजंस का पता लगाता है कि आखिर समस्या है क्यों, फिर अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस ढूंढता है कि आखिर इस समस्या का कैसे समाधान हो, फिर कई सारे सॉल्यूशंस ढूंढेगा, फिर उसमें से सबसे बेस्ट सॉल्यूशन को चुनेगा, फिर उसका रिजल्ट क्या रहेगा उसकी जांच करेगा। यानी कि ये पूरा जो प्रोसेस है वो वहाँ पे बालक अपना प्रीवियस नॉलेज, अपना तर्क, एनालिसिस, अपना एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी, हर चीज़ का उपयोग करेगा। इसलिए ज्ञान का अधिकतम प्रयोग समस्या समाधान विधि में होगा। गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? इसे कहते हैं सर विकासात्मक मनोविज्ञान, डेवलपमेंटल पेडागोजी। गर्भाधान से लेकर के यानी कि कॉन्सेप्शन से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति के व्यवहार, उसका शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक जो भी चेंजेस आते हैं उनका अध्ययन किया जाता है विकासात्मक मनोविज्ञान में। निम्न में से कौन सी विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं माना जाता? धीमी गति से सीखने वाले बालक। देखिए धीमी गति से जो सीखने वाले बालक हैं, स्लो लर्नर्स, ये मानसिक रूप से विशेष ही होते हैं क्योंकि इन्हें सामान्य बच्चों के कंपैरिजन में सीखने में ज़्यादा समय लगता है। सृजनशील बालक, क्रिएटिव चिल्ड्रन, ये बौद्धिक और रचनात्मक रूप से विशेष होते हैं क्योंकि इनकी सोच जो है वो थोड़ा हटकर होती है। शारीरिक रूप से विकलांग बालक, ये जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं इन्हें जैसे कि ये भी आपके विशेष बालक के अंतर्गत ही आते हैं। लेकिन साधन संपन्न बालक, जो साधन संपन्न बालक हैं ये आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, अमीर होते हैं और एक इनकी जो एक सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है, ठीक है। तो ये जो साधन संपन्न हो गया ये क्या है? ये एक सामाजिक आर्थिक स्थिति है, ये कोई मनोवैज्ञानिक या शारीरिक विशेषता नहीं है। इसलिए विशेष बालकों का प्रकार कौन सा नहीं होगा? तो साधन संपन्न बालक ये विशेष बालकों के प्रकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। ये सिर्फ उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बताई गई है कि वो साधन संपन्न बालक हैं, रिच अमीर बच्चे हैं। बाकी धीमी गति से सीखने वाले हों, सृजनशील हों, शारीरिक रूप से विकलांग हों, ये सभी विशेष बालकों के अंतर्गत ही आते हैं। वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है क्या कहलाते हैं? मानसिक आयु और वास्तविक आयु, वो ये क्या होता है? देखिए कालानुक्रमिक आयु यानी कि आपकी रियल एज, मान लीजिए जो बच्चा है वो 10 साल का है, बच्चा जो है वह 10 साल का है, ठीक है। अब उसकी मानसिक आयु, मान लीजिए 10 साल का बच्चा है लेकिन वो उसकी बुद्धि कितनी डेवलप हुई है? जितना कोई 7 साल का बच्चा है, ठीक है। 7 साल के बच्चे के बराबर इसकी बुद्धि डेवलप हुई है। तो 10 साल का रियल में 10 साल का है लेकिन उसकी मानसिक आयु मानी जाएगी 7 साल की, क्योंकि जो 7 साल के बच्चे हैं ये 10 साल का बच्चा सिर्फ इन बच्चों की किताबें पढ़ पाता है, इन बच्चों जितनी बुद्धि उसकी डेवलप हुई है, तो इसकी मानसिक आयु 7 साल मानी जाएगी, ठीक है। तो वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु उनकी वास्तविक आयु से कम होती है उन्हें क्या कहते हैं?
उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मंदित बालक सर। क्या कहते हैं, मंदित बालक, ठीक है। और IQ निकालने का फॉर्मूला होता है मेंटल एज बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अब यहाँ पे देखिए, अगर बच्चे की मानसिक आयु उसकी असली आयु से कम है तो उसे मंदित बालक, मेंटली रिटार्डेड या स्लो लर्नर कहा जाता है। मान लीजिए बच्चे की असली आयु मैंने बताया 10 वर्ष, बच्चा 10 साल का है और कक्षा 5 में पढ़ता है। बच्चा कितना है, 10 साल का है लेकिन कक्षा 5 में पढ़ रहा है। लेकिन बच्चे की मानसिक आयु उसकी 7 वर्ष है। इसका दिमाग केवल 7 साल के बच्चे जितना काम करता है, ठीक है। यह केवल कक्षा 2 के स्तर की बातें समझता है। हालांकि पढ़ता 5 में है लेकिन इसका दिमाग थोड़ा कम डेवलप हुआ है, केवल कक्षा 2 के स्तर की बातें समझता है, केवल कक्षा 2 की किताब पढ़ पाता है, कक्षा 2 के बच्चों जितना खेल कूद पाता है। तो असली आयु 10 वर्ष, लेवल कक्षा 5 का है, लेकिन मानसिक आयु 7 वर्ष यानी कि कक्षा 2 का स्तर हो जाएगा। जब मानसिक आयु 7 वर्ष, असली आयु 10 वर्ष से कम होती है तो ऐसे बच्चों को मंदित बालक कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता और संरचनात्मकता का संबंध है? देखिए, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, एकाग्रता, कंसंट्रेशन, क्रिएटिविटी, ये सब कहाँ आता है? ये सब आपके बौद्धिक विकास से संबंधित है। कंसंट्रेशन, किसी एक काम पर कंसंट्रेट करना, ध्यान केंद्रित करना, और संरचनात्मकता मतलब नए नए विचारों को जन्म देना, मौलिक चिंतन करना, समस्याओं के यूनिक सॉल्यूशन ढूंढना, ठीक है। तो ध्यान केंद्रित करना, नई चीज़ों के बारे में सोचना, ये सब मस्तिष्क के काम है, हमारे माइंड का काम है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, बौद्धिक विकास से संबंधित है। भाई सामाजिक विकास में तो हम समाज के तौर तरीके सीखते हैं, हमें कैसे किसकी इज्जत करनी है, किसके पैर छूने, किससे नमस्ते करना है, किससे हलवाई करना है ना, दूसरों के साथ कैसे रिलेशन बनाना है, ठीक है। और नैतिक विकास, सही और गलत के बीच की अंतर की क्षमता का विकास करना कि क्या सही है क्या गलत है। संवेगात्मक विकास, अपनी भावनाएं, क्रोध, भय, प्रेम, इनको कंट्रोल और व्यक्त करना, ये संवेगात्मक विकास होता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए, बुद्धि के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है भैया? तो वो है आपके थर्स्टन, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्लास बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि अगर समझाए ना तब भी काम नहीं चलता है। प्रक्षेपण विधियां डैश के आकलन के लिए उपयोग की जाती हैं। तो जो प्रक्षेपण विधियां होती हैं वह व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के आकलन के लिए उपयोग की जाती हैं। शिक्षण प्रक्रिया में निम्न में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? जब आप टीचिंग प्रोसेस आपका चल रहा है, आप पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे सिर्फ चुपचाप मूक दर्शक बन करके ना बैठें, बल्कि अपना खुद एक्टिव हों, है ना, जो है कि एक्टिविटीज़ में शामिल हों, चर्चाएं करें। और अगर आप जो है कि पढ़ा रहे हैं तो उसमें डाउट्स क्लियर करें, तुरंत खड़ा होकर बच्चा पूछ ले जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट है वह राइट हो जाएगा। अनुशासन और नियमित उपस्थिति का ध्यान रखेंगे? नहीं। गृहकार, जब आप बच्चा सक्रिय होगा, आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बढ़िया होगा तो जो है कि उपस्थिति अपने आप आ जाएगी, अनुशासन अपने आप बन जाएगा। गृहकार की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई स्तर? नहीं। ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है वही बेस्ट हो जाएगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया है? यह कथन हरलॉक का है। किसका है? हरलॉक का है। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो देखिए, अलग अलग प्रकार की योग्यता रखने वाले, अलग अलग प्रकार की रुचि क्षमता रखने वाले बच्चों के लिए जो मूल्यांकन होता है वह सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है, ठीक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है यह पूरे साल चलता है और जिससे हर बच्चे की प्रोग्रेस का पता चलता है। ये सबसे बड़ी विशेषता कि कॉम्प्रिहेंसिव, व्यापक होता है। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं देखता, बल्कि बच्चा खेल कूद में कैसा है, उसकी आर्ट कैसी है, बच्चा सिंगिंग में कैसा है, डांसिंग में कैसा है, उसका व्यवहार दूसरों के साथ कैसा है, बच्चा क्रिएटिविटी में कैसा है, सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है। इससे अलग अलग रुचि रखने वाले, जैसे संगीत वाले बच्चे हमने अलग निकाल लिए, डांसिंग वाले बढ़िया बच्चों के उनके पता लगा ये डांसिंग में अच्छे हैं, ये स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, ये क्रिकेट में अच्छे हैं, ये फुटबॉल में अच्छे हैं। तो हर छात्र को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा अवसर इसमें मिलता है, इसलिए ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया था? वो थे सर फ्रांसिस गाल्टन। ऑप्शन सी बी राइट हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है?
संज्ञानात्मक विकास, देखिए बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट किस तरीके से बढ़िया होगा। जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का, सिर्फ परीक्षाओं का आयोजन करने से बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता भैया। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को मजबूत बनाती है, जैसे पारंपरिक जो वर्षों से चली आ रही वही पद्धति आज भी अपनाओगे क्या? दुनिया कहाँ पहुँच गई? एक समृद्ध और विविध वातावरण उपलब्ध कराना, बिल्कुल बच्चों के लिए एक पॉजिटिव और अलग अलग प्रकार का वातावरण उपलब्ध करा करके बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे अलग अलग प्रकार का वातावरण, क्योंकि बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। बच्चा खिलौनों के माध्यम से, पहेलियों के माध्यम से, बच्चा बुक्स से भी सीखेगा, नेचर से भी सीखेगा, है ना। तो उनके मस्तिष्क की सोचने समझने तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता का तेजी से डेवलपमेंट होगा। क्या बच्चों को खेल खेल में सिखा रहे हो, प्रोजेक्ट के माध्यम से सिखा रहे हो, डिस्कशन डिबेट्स भी कर रहे हो, हर तरीके से बच्चे को सिखाने का प्रयास करोगे। ऑप्शन सी यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? बताइए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, बात हो रही है 2 से 7 साल की सर, क्योंकि 2 से 7 साल की बात हो रही है। तो कह रहा है कि देखिए सीमा, कह रहा है कि एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, ये एक कमी है यहाँ पे बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, ये एक कमी है। ठीक है, बच्चा किसी वस्तु या स्थिति के केवल एक ही पहलू पर ध्यान दे पाता है, बाकी पहलुओं को भूल जाता है। जैसे उसका ध्यान यहाँ पे गिलास में पानी है, सिर्फ एक लंबा गिलास है, एक पतला गिलास है, तो वो सिर्फ लंबे गिलास पर ध्यान देगा कि इसमें पानी ज़्यादा होगा, भले ही चौड़े में ज़्यादा है, लेकिन वो सिर्फ इसी चीज़ पर ध्यान देगा। ये पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक कमी है। ठीक है, फिर दूसरा है आपका प्रतीकात्मक विचार का विकास। यहाँ बच्चे के अंदर सिंबॉलिक थॉट आ जाता है। मैंने बताया कि वो जो है कि मोबाइल फ़ोन को एज अ गाड़ी समझ करके चलाने लग जाएगा, डंडे को एज अ तलवार यूज़ करने लग जाएगा, है ना, खाली कप में चाय पीने का नाटक करेगा। ये अच्छी चीज़ है कि वो जो है किसी दूसरी चीज़ का रूप दे रहा है। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। इसमें बच्चे अपने शब्दों, अपनी वस्तुएं, अपने चित्र को किसी रियल जो वस्तु है उसके प्रतीक के रूप में उपयोग करना सीख जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, सकारात्मक विशेषता है, कोई कमी नहीं है। ठीक है, ये बहुत बढ़िया बात है। अहमियता होती, ईगो सेंट्रिज्म में बच्चा होता है। यहाँ पे बच्चा केवल अपने पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखता है, उसे लगता है जो मुझे पसंद है दुनिया भर के लोग वही सबको वही पसंद है। अनुत्क्रमणीयता, इरिवर्सिबिलिटी, ये भी एक बड़ी कमी है। बच्चा मानसिक क्रियाओं को उलट नहीं पाता। वो ये तो जानता है कि बर्फ से पानी बनता है, लेकिन ये नहीं सोच पाता कि पानी को दोबारा जमाकर बर्फ कैसे बनाया जाता है। तो प्रतीकात्मक विचार का विकास ये उसके लिए एक पॉजिटिव है। यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया भी है 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके अंदर सिंबॉलिक थॉट आ जाता है। ठीक है, बच्चा शब्दों, वस्तुओं, चित्रों को किसी वास्तविक चीज़ के रूप में उपयोग करना सीखता है। झाड़ू को घोड़ा बनाकर सवारी करना, खाली कप में चाय पीना, है ना। बाकी सब कमियां हैं कि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, सिर्फ कहेगा लंबे गिलास में पानी ज़्यादा है ना। ईगोसेंट्रिज्म, उसे लगता है कि जो उसे पसंद है दुनिया भर वही पसंद करती है। वो ये तो जानता है कि बर्फ़ से पानी कैसे बनता है, लेकिन पानी से बर्फ़ कैसे बनता है वो नहीं जानता। ये सब क्या है, ये उसकी कमियां हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। कहता है कि डैश महीने की परिपक्वता में बच्चा पहला कदम चलने लगता है। कितने महीने में बच्चा लगभग चलना सीख जाता है? तो 10 से 12 महीने में बच्चा चलना सीख जाता है। किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? किशोरावस्था के बारे में बात करें तो काल्पनिक श्रोता किशोरों का एक विश्वास है कि दूसरे लोग भी उनके प्रति उतने ही ध्यान आकर्षित हैं जितने कि वे खुद हैं। बात तो ठीक है, उन्हें लगता है कि जितना वो अपने आप पर ध्यान दे रहे हैं। वो काल्पनिक श्रोता होते हैं। यहाँ पे जो किशोरावस्था होती है इसमें बालक क्या करते हैं, इसमें बालक को लगता है कि आसपास के सभी लोग, चाहे वो उसके दोस्त हों, परिवार हो, कोई भी हो, लगातार उन पर ही नज़र रख रहे हैं, उनके कपड़े, व्यवहार, उनकी कमियों पर ध्यान दे रहे हैं। इसी कारण वो बहुत सचेत, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। जिससे पहले हम लोग, आप लोग भी रिलेट करेंगे, जब हम लोग किशोरावस्था में थे तो बड़ा अपने आप पर ध्यान देते थे। ये कपड़े ऐसे नहीं पहनेंगे, बिल्कुल प्रेस लगे होने चाहिए, है ना, क्योंकि लोग हमें ही देख। आज हम लोगों पर फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पहन के निकल जाओ, क्योंकि आज हम लोग समझ गए हैं कि कोई किसी पर ध्यान नहीं देता, हर आदमी अपने आप में मस्त है। ठीक है, किशोरावस्था में ये चीज़ बहुत होती है। बच्चा समझता है मेरे एक एक चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा होगा, इसलिए यहाँ बच्चा बहुत सचेत होता है। किशोरों में अद्वितीयता का बोध उन्हें यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि कोई भी व्यक्ति उनको या उनकी अनुभूतियों को नहीं समझता। सेंस ऑफ यूनिकनेस, पर्सनल फेबल जिसको कहते हैं। बच्चों को लगता है कि उनकी भावनाएं, उनकी खुशियाँ, उनके दुख इतने अनोखे हैं कि दुनिया में कोई भी दूसरा व्यक्ति, चाहे उनके पेरेंट्स हों, टीचर हों, उनकी मेंटल सिचुएशन, कंडीशन को नहीं समझ सकता। उन्हें लगता है कि मेरे दुख, मेरी समस्या को कोई नहीं समझ सकता।
ठीक है। व्यक्तिगत दंत कथाएं प्रायः किशोरों की डायरी का भाग होती हैं। देखिए व्यक्तिगत दंत कथा, पर्सनल फेबल, ये क्या है? टीनेज में बच्चों को लगता है कि उनकी जिंदगी किसी फिल्म या महान कहानी दंत कथा जैसी है। वे खुद को अपनी कहानी का अनोखा नायक, नायिका, हीरो, हीरोइन समझने लगते हैं। जो उनकी सोच कुछ ऐसी होती है कि जो दुख और गहरा दर्द मैं महसूस कर रहा हूं, वैसा दुनिया में आज तक किसी ने महसूस नहीं किया होगा। मेरा प्यार, मेरा गुस्सा, मेरी खुशियां सबसे अलग और अनोखी हैं। ठीक है, मुझे कोई भी नहीं समझ सकता, ना मेरे पेरेंट्स, ना टीचर। तो इस तरीके से उनकी दंत कथाएं होती हैं। फिर कहता क्या है बालक, अपने इन सब चीज़ों को डायरी में अपने विचार, अपनी कविताएं, प्रेम, गुस्से या टूटे हुए दिल के दर्द को लिखना यहाँ पे वो शुरू कर देता है, जिसे वो दुनिया से छुपा करके रखता है। इसलिए कहा गया कि अपनी कहानियों को डायरी में छुपा लेता है। कुल मिलाकर सारी ही विशेषताएं किशोरावस्था की हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? किस विधि द्वारा भैया? तो मार्गांतीकरण, जिसको हम सब्लिमेशन या फिर डायरेक्शन भी कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में सब्लिमेशन कहते हैं। सर क्या कहते हैं? सब्लिमेशन के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। कैसे? देखिए, सब्लिमेशन का अर्थ होता है रास्ता बदलना। सब्लिमेशन का मतलब होता है रास्ता बदलना, यानी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना, मार्गांतीकरण कहलाता है। मान लीजिए जब किसी व्यक्ति की आदत है कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, धुआंधार लड़ाई करने में एकदम नंबरी है वो, ठीक है, बहुत जल्दी हाथ छोड़ देता है, बहुत जल्दी लड़ाई कर देता है, 1 मिनट में चाहे सामने से कोई कैसा व्यक्ति आ जाए तुरंत उससे भिड़ जाता है। ये क्या है? यहाँ पे ये उसकी मूल प्रवृत्ति है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे आप कि अब आप उसकी ये जो विशेषता है लड़ाई झगड़े की, है ना, और एकदम कतई तूफानी आक्रामक व्यवहार करने की, अब आप इसको मोड़ करके किसी सकारात्मक या रचनात्मक या किसी ऐसे काम में लगा दो जहां इसका यूज किया जा सके। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बड़ा लड़ाकू है, हिंसक स्वभाव का है। अब आप क्या करें कि उसको जो है सेना में भर्ती कर लें। अब आप उसको क्या करें? सेना में भर्ती कर लें, उसकी इस विशेषता को देख करके। तो अब आप क्या करेंगे कि उसकी इस विशेषता को सही रास्ता दे दिया कि ये लड़ने में बहुत नंबरी है। अब ये क्या करेगा? जब सेना में जाएगा तो एकदम कतई बॉर्डर पे चाहे सामने से कोई कैसा भी योद्धा आ जाए, कैसा भी दुश्मन आ जाए, ये पीछे नहीं हटेगा। तो आपने क्या किया कि जो पहले वो गांव में लड़ाई झगड़ा कर रहा था, गांव वालों को परेशान करता था, अब वो उसकी ऊर्जा को सही रास्ता मिल गया है। अब वो सेना में भर्ती है, सामने दुश्मनों को टक्कर देगा। ये आपने क्या किया? उसकी नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दे दी। यही तो मार्गांतीकरण है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम क्या होगा? देखिए, ये होता है परतंत्र चर। अभ्यास के अधिगम पर जब आप अभ्यास करते हैं तो अधिगम पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, इसको परतंत्र चर कहते हैं। यहां पे समझिए, देखिए अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम क्या होगा? जब आप अभ्यास करते हैं, ये रीजन है, कारण है, कितना अभ्यास किया, ठीक है, कितना अभ्यास किया, उसका प्रभाव क्या पड़ा कि अभ्यास करने के बाद कितना आपने सीखा। हम अभ्यास बदलते रहते हैं, कभी कम प्रैक्टिस करते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर हम देखते हैं कि आखिर इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, इसका परिणाम क्या निकल करके आ रहा है कि आपने कितना सीखा। जब जो हम बदलते हैं, हम अभ्यास को बदल रहे हैं, जो हम बदलते हैं वो अभ्यास कहलाता है। और जिस पर प्रभाव पड़ता है, जैसे हमारे अधिगम पर प्रभाव पड़ेगा, भाई जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी अधिगम लर्निंग अच्छी हो जाएगी, तो जिस पर प्रभाव पड़ता है उसे अधिगम कहते हैं। और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, परतंत्र चर होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जो परतंत्र चर था ऑप्शन आपका, वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सीखने के पठार के निराकरण के लिए, निराकरण मतलब उसके सॉल्यूशन के लिए, रेमिडिएशन के लिए क्या नहीं करना चाहिए? निराकरण इसका अर्थ होता है उस समस्या को दूर करना या ठीक करना। अब सीखने का पठार क्या होता है? जब कोई व्यक्ति कुछ सीखता है तो कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि उसकी सीखने की गति रुक जाती है। अब उसके पीछे का अलग रीजन हो सकता है उसको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना हो, या वो बहुत थक गया हो, या उसके स्वास्थ्य में कोई इशू आ गया हो, या उसमें मोटिवेशन की कमी आ गई हो, तो इसलिए उसकी लर्निंग रुक गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये ठहराव आता है उसकी लर्निंग में, इसको सीखने का पठार कहते हैं। अब जो सीखने का पठार है, इसका निराकरण करना है आपको, तो उसके लिए आप क्या नहीं करेंगे? सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे, ये तो हम जरूर करेंगे। सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग भी हम करेंगे। उसे दंडित कतई नहीं करेंगे।
कारणों का अध्ययन भी करेंगे कि आखिर उसके सीखने में ये स्थिरता क्यों आई, स्टेबिलिटी क्यों आ रही है, इसका भी अध्ययन करेंगे। दंडित करने का कहीं पे कोई ऑप्शन नहीं होगा। निम्न में से शिक्षण एवं अधिगम के सबसे उपयुक्त तरीके कौन से हैं? भैया टीचिंग लर्निंग के सबसे बढ़िया तरीके क्या है? देखो, बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे चुप रहें, शिक्षक को सुने। नहीं, बच्चा एक्टिव होना चाहिए सर, चुप नहीं रहेगा बच्चा। बच्चों को विकसित होने के लिए बहुत से अवसर दिए जाने चाहिए, बिल्कुल ठीक बात। अधिगम के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए अंतःक्रियाएं एवं गतिविधियों को भी बनाया जाना चाहिए। यानी कि अधिगम के लिए सकारात्मक भाव उत्पन्न करने के लिए अंतःक्रियाएं, एक दूसरे से बच्चा इंटरेक्ट हो, है ना, और अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करवाई जाएं, ये तो सब ठीक है। चुप नहीं रहेंगे, बाकी दोनों पॉइंट ठीक है। हमारे सेकंड और 3 ऑप्शंस राइट हो जाते हैं। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, जिसमें बच्चा खुद पहल करता है, एफर्ट मारता है, किसका उदाहरण है? वो हमारा हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, जिसको हम लर्नर सेंटर्ड मेथड कहते हैं। क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है? ये प्रश्न पूछ रहा है कि शिक्षण की वो कौन सी पद्धति या तरीका है जिसमें बच्चा खुद आगे बढ़कर अपनी इच्छा से शुरुआत करता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए खुद मेहनत या प्रयास करता है। तो वो है हमारा लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो अपव्ययी कारक क्या हो जाएगा? अगर एक बच्चा धीमा सीखता है तो इसके पीछे का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके टीचिंग मेथड्स में बदलाव करने की ज़रूरत है आपको। समावेशी शब्द में असाधारण बच्चों का मतलब क्या होता है? समावेशी शब्द में जो असाधारण बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से विकलांग हो सकते हैं, निम्न बुद्धिलब्धि हो सकते हैं, कुसमायोजित होने वाले हो सकते हैं, या फिर प्रतिभावान, बुद्धिमान, पिछड़े, मानसिक रूप से बाधाग्रस्त शिशु। हाँ, प्रतिभावान बच्चों को भी हम असाधारण कहते हैं, बुद्धिमान को भी असाधारण के बच्चों की श्रेणी में आते हैं, पिछड़े भी आते हैं, मानसिक रूप से बाधित बालक भी असाधारण बच्चों की श्रेणी में आते हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? देखिए, हल्की मंदता, चलिए कौन नहीं आता है? देखिए यहाँ पे समझिए, तो इसमें नहीं आता है हमारा तीव्र मंदता जो है, वह मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता। तीव्र मंदता नहीं आता है। कौन सा? तीव्र मंदता, जिसको हम एक्यूट या फिर इंटेंस रिटार्डेशन कहते हैं। आपको बताते चलें, बुद्धिलब्धि के आधार पर मानसिक मंदता के 4 स्तर होते हैं, ठीक है। हल्की मंदता होती है, मध्यम मंदता होती है, गंभीर होती है और फिर अति गंभीर मंदता होती है। जो हल्की मंदता होती है इनका IQ लेवल 50 से 70 होता है। ये एडुकेबल होते हैं, इन्हें ये बच्चे सामान्य शिक्षा से सीख सकते हैं, इनको हम जो है इनको हम पढ़ा करके सिखा सकते हैं। फिर मध्यम मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे होते हैं जिनका IQ लेवल 35 से 49 होता है। इन्हें ये ट्रेनेबल होते हैं, तो इनको प्रशिक्षण देकर के ट्रेंड किया जा सकता है। इन बच्चों को प्रशिक्षण देकर कई काम सिखाए जा सकते हैं। फिर सेवर मेंटल रिटार्डेशन गंभीर मंदता वाले बच्चे आते हैं जिनका IQ लेवल 20 से 34 होता है। निरंतर देखरेख की आवश्यकता, नीड्स कंटिन्यूअस केयर, इन बच्चों को रोजमर्रा के कामों में सहायता की जरूरत पड़ती है। फिर आते हैं अति गंभीर मंदता वाले बच्चे, ठीक है, जिनका IQ लेवल 20 से भी कम होता है। इन्हें पूर्ण देखरेख की आवश्यकता, नीड्स टोटल केयर होती है। इन बच्चों को हर समय पूरी देखरेख की सहायता करनी पड़ती है, ठीक है। IQ जितना कम होगा मानसिक मंदता की गंभीरता उतनी अधिक होगी। अब इसमें देखिए, हल्की, मध्यम और गंभीरता, हल्की बात हो रही है, मध्यम की बात हो रही है, गंभीरता की बात हो रही है, लेकिन तीव्र मंदता का ऑप्शन इसमें कहीं भी नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी राइट हो गया। बुद्धि समावेश करती है, किसका समावेश करती है? जो बुद्धि है इसमें हमारा अपसारी चिंतन का समावेश करती है, अभिसारी का, समालोचित चिंतन का या विचारशील का। अपसारी होता है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। क्या होता है अपसारी होता है हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग, जिसमें हम एक समस्या के अनेक सॉल्यूशन ढूंढते हैं। कन्वर्जेंट बिल्कुल जो है कि समस्या का एक समाधान ढूंढ लेना। तो इसमें बुद्धि समावेश करती है डाइवर्जेंट थिंकिंग का, जिसमें हम अलग अलग दिशाओं में सोच सकते हैं। गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना के अनुसार बुद्धि के मुख्य आयाम क्या है? तो गिलफोर्ड की बुद्धि संरचना के अनुसार जो बुद्धि के आयाम है उसमें प्रक्रिया, विषय वस्तु और परिणाम आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? जो ब्लैक बोर्ड होता है वो सिर्फ देखने के काम आता है, बाकी किसी काम नहीं आता, इसलिए ये हमारा दृश्य साधन हो जाएगा। निम्न व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? बताओ, आंतरिक मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन कौन दे रहा है? बच्चों को चॉकलेट देना बाहरी मोटिवेशन है, ठीक है।
कहानी की पुस्तकें दे रहे हो, बाहरी मोटिवेशन है। ठीक है, दावत दे रहे हो, बाहरी मोटिवेशन है। हाँ, सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा कर रहा है कि बेटा बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत अच्छा किया आपने, तो आप उसको इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड कर रहे हो, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित कर रहे हो। प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण टेट का विकास किसके द्वारा किया गया सर? इसका विकास मरे के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? मरे के द्वारा। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? ये किया था मैकडूगल ने। किसने? मैकडूगल ने किया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इट्स स्टार्ट्स फ्रॉम, मानव विकास का प्रारंभ होता है, कहाँ से शुरू हो जाता है? मानव विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से। जैसे ही बच्चा गर्भ में आता है उसका डेवलपमेंट यहीं से शुरू हो जाता है। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, अवबोध स्तर या फिर प्रत्यावर्ती स्तर। कौन नहीं है? इसमें आपका अभिप्रेरणा स्तर जो है वह शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक है, बाकी स्मृति हो गया, अवबोध, प्रत्यावर्ती, ये सभी शिक्षण के स्तर के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखिए अभिप्रेरणा स्तर, ये क्या है? शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण के 3 वास्तविक स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और प्रत्यावर्ती स्तर। ठीक है, अब जो स्मृति स्तर है इसके प्रतिपादक हैं हर्बर्ट। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कौन है? हर्बर्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, स्मृति स्तर। स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट। अवबोध स्तर के प्रतिपादक हैं मॉरिसन। प्रत्यावर्ती चिंतन स्तर के प्रतिपादक हैं हंट। ठीक है, अभी जो स्मृति स्तर है शिक्षण का सबसे निचला और शुरुआती स्तर होता है। यहाँ पे तथ्यों को रटाने यानी रोट लर्निंग पर, याद रखने पर बल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्मरण शक्ति का विकास करना होता है। जो हमारा अवबोध स्तर है, याद रखने से आगे बढ़कर अर्थ को समझने पर बल होता है कि बच्चा चीज़ों का अर्थ को समझ पाए। ठीक है, नियमों को जान पाए, उनके बीच संबंध को देख पाए। यहाँ पे मेन उद्देश्य होता है बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना। फिर आता है प्रत्यावर्ती चिंतन स्तर, ये शिक्षण का सबसे हाईएस्ट लेवल होता है। सीखी हुई बात को खुद गहराई से विचार और उस पर आलोचनात्मक चिंतन करना। यहाँ पे मेन उद्देश्य समस्याओं का स्वयं समाधान और डिसीजंस लेने की क्षमता का विकास करना होता है। तो ये शिक्षण के 3 वास्तविक स्तर होते हैं। इसमें कहीं भी आपका अभिप्रेरणा नहीं आता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हट जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रतिभाशाली होने का संकेत क्या नहीं है? विचारों में सृजनात्मकता। हाँ ठीक है, अगर आपके विचारों में सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, तो मतलब आप प्रतिभाशाली हैं। आपकी अभिव्यक्ति में अनूठापन है, अपनी बात को अनोखे तरीके से प्रभावी ढंग से पेश करना जानते हैं आप। कौतूहल, क्यूरियोसिटी है, किसी भी नई चीज़ को जानने या सीखने की बहुत तीव्र इच्छा आपके अंदर रहती है, मतलब आप प्रतिभाशाली हैं। दूसरों के साथ लड़ना, ये भैया कहीं से भी प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में आती है? जहाँ बच्चा सामान्य से विशेष की तरफ जाता है वो हमारा निगमनात्मक विधि के अंतर्गत आता है। यहाँ पे सामान्य की बात करें, जैसे जब मान लीजिए आपने बच्चे को पहले ही एक नियम या फॉर्मूला बता दिया, जैसे आपने बच्चे को बताया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, आपने बताया कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आपने दिया, ये सामान्य नियम हो गया। अब आप सामान्य से विशेष की तरफ चलेंगे। विशेष मतलब जब आप बच्चे को उस फॉर्मूला के आधार पर कोई सवाल हल करने के लिए देते हैं कि बेटा ये सवाल है, इसका मान निकालो, तो ये जो है कि उसकी विशेष परिस्थिति हो जाएगी। तो इस विधि में बच्चा पहले से बनाए गए जो नियम हैं सामान्य, वहाँ से शुरू करके विशेष की तरफ बढ़ता है, तो इसे डिडक्टिव मेथड कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? जो थॉर्नडाइक है, ये इनका जो सिद्धांत है वो व्यवहारात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, क्योंकि थॉर्नडाइक जो है ये व्यवहारवादी है। ठीक है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत क्या है? इनके सिद्धांत का नाम है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और ये व्यवहारवादी थे। ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करें तो इसमें आपके जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर हो गए, कोहलर जैसे मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं, जिसमें जो सीखने में बुद्धि, समझ, चिंतन और मानसिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इस सिद्धांत के प्रतिपादक सिगमंड फ्राइड हैं, जिन्होंने मन के 3 स्तर बताए थे। ठीक है, ईद, ईगो, सुपर ईगो की बात की थी। तो यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बुद्धि लब्धि की गणना का सही सूत्र क्या है? अगर आपको बुद्धि लब्धि निकालनी है तो उसका सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? देखिए, शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक नहीं है भैया, ये तो अच्छी चीज़ है। विकास और सीखना समाज संस्कृति के संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। नहीं, बच्चे के डेवलपमेंट पर समाज और संस्कृति का पूरा प्रभाव पड़ता है।
ठीक है। शिक्षार्थी निश्चित तरीके से सीखते हैं ऐसा नहीं, बच्चे अलग अलग तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि खेल खेल में बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, सामाजिक दक्षता उसके अंदर आती है, क्योंकि जब खेल रहा होता है तो अपने साथियों के साथ खेलता है, एक दूसरे के साथ जो है कि सहयोग करना है ना, और उस कैसे हमें एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना है, कैसे एक दूसरे की हेल्प करनी है, समाज के तौर तरीके, नियम कानून सब चीज़ें सीखता है। ऑप्शन यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। समझो कैसे? देखिए, पियाजे का मानना था कि एक बच्चा भी अपने पूरे दिन में उतना ही सोचता है, विचारों की मात्रा उतनी ही रहती है जितना कि एक बड़ा, यानी कि एक छोटा बच्चा भी उतना ही सोचता है जितना एक बड़ा सोच रहा होता है। ठीक है, दोनों बराबर सोचते हैं। ओके, दोनों के सोचने की मात्रा में कोई कमी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर भी 500 विचार आ रहे हैं, बड़े के अंदर भी 500 विचार आ रहे हैं। अंतर किसमें होता है? प्रकार में। सोचने का प्रकार अलग होता है, क्वालिटी अलग होती है। दोनों की सोच में अंतर केवल सोचने के तरीके में होता है। जैसे मान लीजिए एक बड़ा आदमी है, ये अपनी नौकरी के बारे में सोच रहा है, घर के बारे में सोच रहा है, पैसों के बारे में सोच रहा है, अपने बीवी बच्चों को पालना है उनके बारे में सोच रहा है। तो यहीं पर इस छोटे बच्चे के अंदर भी विचार उतने ही आ रहे हैं, लेकिन ये उस दुनियादारी के बारे में नहीं सोच रहा है। इसको चिंता अपने खिलौनों की है, अपने खेल के बारे में सोच रहा है, अपनी चॉकलेट के बारे में, मुझे चॉकलेट कैसे मिलेगी, है ना, मैं ये चीज़ कैसे खा पाऊंगा, ये अपने लेवल की चीज़ों के बारे में सोच रहा है। ठीक है, दोनों का दिमाग बराबर मात्रा में व्यस्त है, इधर भी माइंड बिजी है, इधर भी माइंड बिजी है, लेकिन दोनों की सोच में प्रकार का अंतर है। इसके विचार अलग प्रकार के हैं, बच्चे के विचार अलग प्रकार के हैं। ठीक है, बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार, काइंड में भिन्न होता है, ना कि अमाउंट में। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अस्तित्ववाद के अकॉर्डिंग शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य होता है एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं डिसीजंस लेता हो। ये कैसे होगा सर? एक व्यक्ति ऐसा तैयार करना। देखिए, जो अस्तित्ववाद है इसका मूल मंत्र है अस्तित्व सार से पहले है। ठीक है, मतलब मनुष्य दुनिया में पहले जन्म लेता है, उसके बाद अपने कर्मों, अपने डिसीजंस, अपने निर्णय से अपनी पहचान खुद बनाता है। कह रहा है शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य, अस्तित्ववादी शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है बालक को पूरी आज़ादी देना, पूरी फ्रीडम देना। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग शिक्षा का मुख्य काम किसी बच्चे पर बाहर से विचारों को थोपना नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसा आज़ाद, एक ऐसा स्वतंत्र व्यक्ति बनाना है जो अपने जीवन के फैसले खुद अपनी जिम्मेदारी पर ले सके, उनके जो है प्रेरणा, और फिर जो फैसले उसने लिए हैं, जो जिम्मेदारी उसने उठाई है, उसका रिजल्ट क्या रहेगा, उसका सामना भी करने का साहस उसके अंदर होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह राइट हो जाएगा। जीवन की वह अवस्था जिसका प्रारंभ यौवनारंभ से होता है, जब यौन परिपक्वता या प्रजनन करने की योग्यता प्राप्त कर ली जाती है, ये सब विशेषताएं हैं किशोरावस्था की। ठीक है, किशोरावस्था में बालक बालिका के शरीर में बहुत तेजी से हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे सेक्सुअल मैच्योरिटी और रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को प्राप्त करते हैं किशोरावस्था में। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है? पुरस्कार और दंड अभिप्रेरणा की प्रविधि नहीं है भैया। नहीं, हाँ, पुरस्कार और दंड ये जो है अभिप्रेरणा की प्रविधि मानी गई है। प्रशंसा करते हो बच्चे का, निंदा करते हो, और नवीनता। देखिए, अब ये कैसे, पुरस्कार और दंड छात्रों को किसी काम को करने के लिए प्रेरित करने के ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, और प्रशंसा निंदा, जैसे अच्छा काम किया प्रशंसा कर दी, गलत काम किया हमने टोक दिया, आपकी निंदा कर दी। ठीक है, नवीनता, जब कक्षा में किसी नए तरीके से, नई कहानी, नए खिलौनों के माध्यम से पढ़ाया जाता है तो बच्चों में जिज्ञासा और सीखने की प्रेरणा, मोटिवेशन अपने आप पैदा हो जाती है। तो ये जो नोवेल्टी है ये भी प्रेरणा की विधि है। लेकिन प्रत्यास्मरण जो कि रिकॉल मतलब आप पहले चीज़ों को याद करते हो, बाद में उन्हें जब दोबारा से अपने दिमाग में लेकर के आते हो। ठीक है, वो होता है प्रत्यास्मरण। मतलब आपने पहले कोई परिभाषा याद की और अब आप फिर उसको अपने दिमाग में दोबारा याद कर रहे हो कि हाँ, मैंने परिभाषा याद की थी। जैसे परीक्षा में आपको परिभाषा लिखनी है तो आप याद करो, यार वो परिभाषा हमने याद की थी, तो उसको आप रिकॉल कर रहे हो। ठीक है, ये ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? संवेगात्मक बुद्धि से कौन संबंधित है यहाँ पे भैया?
गतिक प्रक्रमण, विचार करना, समानुभूति देना या फिर याद करना। तो यहाँ पे हो जाएगा समानुभूति देना, इसको इम्पैथाइजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं सर? इम्पैथाइजिंग कहते हैं इसको, ठीक है। देखिए संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग अपने और दूसरों के संवेगों, भावनाओं को, इमोशंस को पहचानना, समझना, उन्हें सही तरीके से मैनेज करने की जो क्षमता है उसको संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। अब ये समानुभूत क्यों है? समानुभूत का मतलब होता है खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह पर रख करके उसके दुख, दर्द, भावनाओं को ठीक उसी तरह महसूस करना जैसा वो कर रहा है। ये होती समानुभूति की मतलब दूसरा क्या महसूस कर रहा है उसकी जगह पे अपने आप को रख करके देखना। हम लोग कहते नहीं कि यार तुम इतना बकवास कर रहे हो, उसकी जगह पे अपने आप को रख करके देखो तुम पर क्या बीतेगी। तो दैट इज कॉल्ड समानुभूति, ठीक है। ये संवेगात्मक बुद्धि का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है। जब कोई व्यक्ति संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान नहीं होगा वो दूसरों के प्रति सच्ची समानुभूति नहीं दिखा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। किसी शिक्षक को यदि ये लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था, मैथ्स में बढ़िया चल रहा था, अच्छे सवाल इसके समझ में आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, अब उसमें थोड़ी स्थिरता आ गई है, अब ये थोड़ा सीख नहीं पा रहा है, आगे के जो सवाल है समझ नहीं पा रहा है, सीख नहीं पा रहा है, इसकी लर्निंग में स्टेबिलिटी आ गई है, तो ये क्या होगा? ये सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानी जाएगी। विषय को स्पष्टता से पढ़ाएंगे आप, विद्यार्थी को प्रेरित करेंगे, उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। हालांकि ऑप्शन बाकी ठीक है लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये है कि ये एक स्वाभाविक स्थिति है कि हर बच्चे के साथ ये हो सकता है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण क्या होगा? निम्नतम स्वरूप का उदाहरण हो जाएगा आपका अनुबंधित अनुक्रिया, जिसको हम कंडीशंस रिस्पॉन्स कहते हैं। गेस्टाल्ट का अर्थ मैंने आपको पहले बताया था, ये जर्मन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है समग्र रूप में, यानी होल, चीज़ों को पहले पूर्ण आकार में देखना, ठीक है, उसके बाद फिर उसके पार्ट्स पर जाना, ये होता है गेस्टाल्टवाद, ठीक है। जैसे कोहलर जो है वो गेस्टाल्टवाद से जुड़े हुए हैं। शिक्षार्थी की दृष्टि से शिक्षण एवं सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? तो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस पर अपना प्रभाव डालने वाले कारक क्या होंगे? मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, जी बिल्कुल, इसका हमारी लर्निंग पर प्रभाव पड़ता है। देखिए, यदि हम मेंटली अच्छा फील कर रहे हैं, हमारा फिजिकल, हमारी बॉडी, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, तो फिर हम बढ़िया सीख भी पाएंगे। अगर बच्चा बीमार है, थका हुआ है और स्ट्रेस फील कर रहा है तो वो सीख नहीं पाएगा ना। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है भाई। आयु परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है भैया। 4 साल के बच्चे को तुम रॉकेट साइंस नहीं सिखा सकते हो, है ना, तो इसका प्रभाव पड़ता है। मैच्योरिटी आनी चाहिए बच्चे के अंदर। अभिप्रेरणा का स्तर, हर बच्चे की बुद्धि और उसकी योग्यता अलग अलग होती है, जिससे उनके सीखने की गति और स्तर भी प्रभावित होते हैं। बुद्धि और अभिक्षमता, है ना, इसका भी प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो ऑप्शन आपका है 1, 2, 3, 4 सारे ही ऑप्शंस राइट हो जाएंगे। बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्न में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी होगी? तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? अधिनायकवादी, लापरवाही, प्राधिकारिक या फिर कृपालु। तो ये आपका हो जाएगा प्राधिकारिक। प्राधिकारिक जो परवरिश शैली है, इस शैली में पेरेंट्स बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं। बच्चों के लिए क्लियर, यानी उसको क्या कहते हैं, स्पष्ट नियम, उनके लिए डिसिप्लिन तय करते हैं, लेकिन साथ ही बच्चों को बहुत ज़्यादा स्नेह, प्यार, दुलार भी देते हैं, ठीक है। तो इसका सामाजिक दक्षता पर प्रभाव पड़ता है। इस माहौल में जो बच्चा पला बड़ा होता है उसको अपनी बात रखने के लिए, खुद फैसले लेने की आज़ादी भी होती है। इस कारण बच्चों में एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल और सेल्फ स्टीम देखने को मिलता है। बेहतरीन सामाजिक कौशल उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं। ऐसे बच्चे समाज में दूसरों के साथ बहुत जल्दी प्रभावी ढंग से तालमेल भी बिठाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी राइट होता है। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया था सर फ्रॉबेल ने। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। विकासात्मक कार्य के का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? एविंगहर्स्ट ने दिया था। निम्न में से कौन सी विधि समावेशन के अनुकूल नहीं है? वो हो जाएगी आपकी योग्यता आधारित समूहीकरण, एबिलिटी ग्रुप, ठीक है। योग्यता आधारित समूहीकरण ये समावेशन के अनुकूल नहीं है, क्योंकि देखिए भाई आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे योग्यता के आधार पर बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर रहे हो। ये मंदबुद्धि वालों को अलग बिठा दिया, सामान्य बच्चों को अलग बिठा दिया, है ना, प्रतिभाशाली को अलग बिठा दिया। ये आप बच्चों को अलग थलग कर रहे हो, बच्चों के अंदर हीन भावना पैदा हो जाएगी सर। इससे आप बच्चों को अलग अलग ग्रुप में बांट रहे हो, है ना, अलग थलग की भावना बच्चों के अंदर पैदा होगी। बच्चे समझेंगे यार बताओ हम मंदबुद्धि, हमको अलग बिठा दिया, और सामान्य कहेंगे लो इनको अलग बिठा दिया, हमको अलग बिठा दिया। तो बच्चे के अंदर एक
हीन भावना पैदा हो जाती, आप ये काम नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, फ्लेक्सिबल ग्रुप होना चाहिए, बच्चों को उनका रुचि और गतिविधियों के आधार पर समूह बदल सकते हो आप, ताकि हर बच्चा दूसरों के साथ मिलकर सीख सके। विभेदित अनुदेशन, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, हर बच्चे की सीखने की गति और आवश्यकता के अनुसार अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा सकते हो। पाठचर्या में यथोचित समायोजन, जिसको करिकुलम एकोमोडेशन कहते हैं। दिव्यांग या विशेष बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से सिलेबस या परीक्षा के जो लेने का तरीका है उसमें बदलाव कर सकते हो, लेकिन योग्यता आधारित समूहीकरण हम कभी नहीं करेंगे। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन डमविल का है। सर किसका है, डमविल का है। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक RM गैने, कौन है, रॉबर्ट मिल्स गैने हैं। बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, बालिका शिक्षा को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। क्यों, क्योंकि बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमत्ता होती हैं, नहीं, ये तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगा। बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक होती हैं। अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं ही समर्थ होती हैं। बेस्ट ऑप्शन होगा, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, ताकि इतिहास तो ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था, तो वर्तमान समय में बालिका शिक्षा को विशेष प्राथमिकता और बढ़ावा इसलिए दिया जाता है ताकि इतिहास में हुए उस सामाजिक असंतुलन और भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त करके उन्हें समाज की मुख्य धारा में वापस लाया जा सके, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं, जो सीखने का जो वक्र है वो सीखने की प्रगति के सूचक हैं। किसके, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। ये है लर्निंग कर्व। समझिए, जब सीखने की मात्रा, गति या अभ्यास को एक ग्राफ पेपर पर रेखा द्वारा दर्शाया जाता है तो उसे सीखने का वक्र कहते हैं। ठीक है, और ये प्रगति के सूचक हैं। ये ग्राफ प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है कि समय के साथ छात्र ने सीखने में कितनी उन्नति या प्रोग्रेस की है। जैसे सीखने की मात्रा, कौशल स्तर है। ठीक है, अब ये है एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें यहाँ पे बच्चा तेज गति से सीख रहा है, फिर धीमापन आ गया, अब यहाँ पे ठहराव आ गया, फिर से वो तेज गति से सीख रहा है। तो यहाँ पे ये वक्र से क्या पता चलता है कि पहले क्या था, सकारात्मक प्रगति हुई, कब छात्र तेजी से सीख रहा था उसका पता चलता है। फिर हमें धीमी प्रगति यानी नकारात्मक प्रगति, कब सीखने की गति धीमी हुई, फिर सीखने का पठार, कब सीखने में ठहराव आया, फिर तेजी से प्रगति, पुनः उन्नति कब हुई, कब छात्र ने फिर से तेजी से प्रगति की। तो कुल मिलाकर के ये जो ग्राफ होते हैं ये सीखने की प्रगति के सूचक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो आप था, आपका ऑप्शन जो फर्स्ट था वह राइट हो गया। ठीक है, ये है आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। कैसी रही क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है, तो उसकी चर्चा की है जॉन टीवी ने। ओके, तो प्यारे दोस्तों यहाँ तक ये आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करके जाइए, एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में भी शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। यदि आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको जा करके अभी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।